हेलो एस्पिरेंट्स, ये कुछ फीचर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काउ होगा। आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट? यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काउ के बारे में भी क्या सोचना है, अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काउ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काउ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे। क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है, और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं, और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज का GS 1 का क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेस द रूट्स एंड इवोल्यूशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन इंडिया, ऑल्सो आइडेंटिफाई द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। इसको 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है। सिलेबस एरिया आपका हो जाएगा इंडियन हेरिटेज, मतलब आर्ट एंड कल्चर का सब टॉपिक इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। क्वेश्चन बेसिकली पूछना चाहता है कि क्लासिकल म्यूजिक का इवोल्यूशन कैसे हुआ, और क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में कार्नेटिक म्यूजिक के फीचर्स के बारे में बताना है। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्लासिकल म्यूजिक का इवोल्यूशन, कहाँ से शुरुआत हुई इसके बारे में क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछ रहा है। दूसरी ब्रॉड थीम के बारे में जो बात हो रही है वो है कार्नेटिक म्यूजिक।
क्वेश्चन की डिमांड को ध्यान से पढ़िए, उसमें लिखा है इसके फीचर्स बताने हैं। हम इसका इवोल्यूशन नहीं बताएंगे, जो क्वेश्चन की डिमांड है वही बताएंगे। तो ओवरऑल कंटेक्स्ट क्या हुआ, क्लासिकल म्यूजिक का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री और कार्नेटिक म्यूजिक के फीचर्स। फिर आप कंटेक्स्ट से रिलेटेड जो भी कंटेंट गैदर करना चाहते हैं वो आप बुक से कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक स्टैटिक पार्ट से लिया है तो इसका मैटर इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा बुक्स के अंदर। और फिर आप वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको विजुअलाइजेशन से अगर देखेंगे समझेंगे तो ज़्यादा देर तक हमारी मेमोरी के अंदर इसके बारे में रहेगा। फिर बात करेंगे कि उस रॉ इन्फॉर्मेशन को, जो भी कंटेंट आपने गैदर किया है, उसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे लगाया जाए। इंट्रोडक्शन के अंदर आप म्यूज़िक के बारे में बता सकते हैं, एक जनरल ओवरव्यू दे सकते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं और इंडिया के अंदर कितना कल्चरली रिच है म्यूज़िक, इसके बारे में बता सकते हैं। जैसा भी आपके लिए सुइटेबल हो, जैसा भी उस टाइम में आपको ध्यान आता है, उस तरह से हम काम करेंगे। फिर बॉडी के अंदर जैसे क्वेश्चन की डिमांड है, हम डायरेक्टली क्लासिकल म्यूज़िक का इवोल्यूशन बताएंगे, कैसे पॉसिबल शुरुआत हुई थी और आज उसकी पोजीशन क्या है। प्रिफर करेंगे कि थोड़ा सब हेडिंग्स में क्लासिफाई करके बताएं। और फिर क्वेश्चन की जो दूसरी डिमांड है कार्नेटिक म्यूज़िक के फीचर्स के बारे में, उन्हें भी हम बताएंगे। साथ में अगर हमें कोई सिंगर्स या म्यूजिशियंस का कंट्रीब्यूशन ध्यान में आता है तो वो भी हम बताएंगे, आंसर को थोड़ा और एनरिच करने के लिए और स्पेशलाइज्ड बनाने के लिए। फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं इस म्यूज़िक की हमारे कल्चर के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है, जनरल कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी चल जाएंगे। इस तरह आपको पता चल गया कि आंसर कैसे लिख सकते हैं। आंसर को लिखने का एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल गया है। अब आपका काम है कि इस थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करने का। इस आंसर को खुद अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आपका आंसर कैसा टर्न आउट होता है। कुछ नहीं तो आपका ये टॉपिक कार्नेटिक म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक ही लर्न और रिवाइज हो जाएगा। आई होप आप सभी ने अपना आंसर लिखा होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर मोर और लेस किस तरह का दिखना चाहिए। यह भी अपने आप में एक परफेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन एक मॉडल आंसर, एक बेंचमार्क सेट करने के लिए कि एक डिसेंट आंसर इस लेवल का या इससे ऊपर के लेवल का होना चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक और कार्नेटिक म्यूज़िक की बात हो रही थी। को पता होगा कि क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर ही दो टाइप के म्यूज़िक आते हैं, हिंदुस्तानी और दूसरा कार्नेटिक, बेसिकली नॉर्थ इंडिया का और एक साउथ इंडिया का। तो हम इंट्रोडक्शन म्यूज़िक के बारे में दे सकते हैं कि इंडिया के अंदर म्यूज़िक की क्या स्टेटस रही है। हम बताएंगे कि म्यूज़िक इंडिया के अंदर बहुत ही क्रूशियल पार्ट रहा है हिस्ट्री के अंदर। उसके बारे में चीज़ें हमें एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में मिलती है और काफ़ी डिटेल में हमें उनकी थ्योरी और प्रैक्टिस को देखने को मिलता है। क्योंकि इंडिया बहुत सारे नेशन से इन्वेड हुआ है, यहाँ पे इन्वेजन बहुत हुए हैं, तो आर्ट एंड कल्चर में भी सब्ट्रैक्शन, एडिशन कुछ ना कुछ होता रहा है, जिसकी वजह से हमें कई तरह के डायमेंशन देखते हैं इस पर्टिकुलरली आर्ट फॉर्म में। अब इसके अंदर हम मेन बॉडी की बात करेंगे, जिसके अंदर क्लासिकल म्यूज़िक के ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। दोनों वर्ड अलग हैं, ओरिजिन पहले कहाँ से शुरुआत हुई और किस तरह से इसके अंदर चेंजेस आए, उसे इवोल्यूशन कहेंगे। यहाँ पर एक्सप्लेन करने की वजह से पूरा लाइन सेंटेंस फॉर्मेशन में दिया है प्रॉपर, बट रियल एग्ज़ाम के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि पूरा प्रॉपर सेंटेंस लिखा जाए। और वैसे भी अगर हमारा काम कंसाइज सेंटेंस से काम चल रहा है तो इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हैज़ इट्स ओरिजिन्स इन द रिलीजियस ऑब्जर्वेंस ऑफ द आर्यन पीपल हु अराइव्ड इन इंडिया सम 3000 years ago। अब इतना बड़ा एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस को कंसाइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अप्रॉक्सीमेटली 3000 years ago it is believed classical music came with the advent of Aryan people in India। तो इस तरीके से ही क्रिस्प और कंसाइज लाइंस में लिखना चाहिए। अब इसको फ्लो चार्ट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर साइड में लिखा है 3000 years और फिर उसके बाद आप टाइमलाइन एक बना सकते हैं, जिसे एग्जामिनर देखते ही समझ जाएगा कि स्टूडेंट को पूरी टाइमलाइन पता है इवोल्यूशन की, क्लासिकल म्यूजिक की। चलिए फिर अब स्ट्रक्चर को देख लिया है तो कंटेंट देखते हैं कि कैसा लिखा जाएगा। तो जब आर्यंस आए थे तो उनके पास उनका सेक्रेड टेक्स्ट वेदास जिसे कहेंगे वह भी लेकर आए। इनके अंदर बहुत सारे रिचुअल्स और
नॉलेज थी जो कि वर्सेस के अंदर ऑर्गेनाइज्ड थी। तो यहाँ से आइडिया लग रहा है कि म्यूजिक का कुछ इवोल्यूशन यहीं से हुआ होगा। उनके 4 वेदास के अंदर भी जो एक वेदा थे साम वेदा, जिसका लिटरल मीनिंग ही यही होता है मेलोडी, उनके अंदर जो वर्सेस दिए हुए थे दे वर मेंट टू बी संग एंड ऑल्सो एक्ट। फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ तो 300 BC के अंदर बहुत ही चेंजेस आने लग गए और फिर तो इनको क्लासिफाई भी किया जा सकता है संगीत, मार्ग संगीत जिसे म्यूजिक ऑफ द गॉड्स कहते हैं, और दूसरा देसी संगीत जिसे म्यूजिक ऑफ द पीपल कहते हैं। देसी म्यूजिक ही फोक म्यूजिक का बेस बना आगे चलकर, और मार्ग संगीत को माना गया कि उसे करने के लिए ट्रेंड मास्टर की जरूरत ही पड़ेगी और ट्रेनिंग करके ही उसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। हमें पता है कि वेदास को ओरली ही ट्रांसमिटेड किया गया था और इस तरह का ट्रेडिशन प्रीस्ट और लर्न मैन अपने डिसिपल्स मतलब अपने चेलों को भी या शिष्यों को भी इसी तरह से ट्रांसफर करते थे। और इस तरह का सिस्टम आज भी हमारे कल्चर में मौजूद है। स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक के बारे में तो यही कहा जाता है कि जब तक क्लासिकल म्यूजिक को इसी फॉर्म में नहीं सीख जाते किसी ट्रेन्ड पर्सन के थ्रू, तब तक हम उस म्यूजिक को नहीं सीख पाएंगे। टाइम के साथ मेलोडी, राग जो होते हैं म्यूजिक के अंदर वो भी इवॉल्व होते गए सेंचुरीज तक, और आज भी जो वेदास हैं उनकी एक्चुअल फॉर्म को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने कल्चर के अंदर। फॉर एग्जांपल हिंदू वेडिंग्स के अंदर या फ्यूनरल्स के अंदर या किसी फॉर्म में सेरेमोनियल ओकेजन्स होते हैं उनके अंदर। क्वेश्चन की सेकंड डिमांड थी कार्नेटिक म्यूजिक और इसके हमें फीचर्स बताने थे। अगेन हम इनको कंसाइज फॉर्म में लिखेंगे। हम बताएंगे कि इसकी शुरुआत 14 to 15 सेंचुरी के बीच में देखी जा सकती है। वक्त के साथ भी इसके अंदर भी काफ़ी इम्प्रोवाइज्ड वर्जन हुए, लेकिन हिंदुस्तानी म्यूजिक की तरह ये इतना मिक्स नहीं हुआ। इसकी फॉर्म रिजिड ही रही, मतलब इसका दूसरा म्यूजिक का कोई ज़्यादा खास असर नहीं हुआ। ये अपनी फॉर्म में प्योर रहा। हिंदुस्तानी म्यूजिक वगैरह के अंदर तो हम पर्शियन इन्फ्लुएंस इन सबको ज़्यादा देख सकते हैं, राइट, पर हम ये मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि फिर आंसर बहुत बड़ा हो जाता है। ये फॉर्डर पॉइंट की तरह काम करते हैं जब हमारे पास वर्ड लिमिट हो। भी हम सिर्फ क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करेंगे। इसके अंदर पहले से ही प्रिस्क्राइब कंपोजिशंस होते हैं सॉन्ग के लिए, जैसे राग, अलापना, ताल, पल्लवीज। इसके अंदर वोकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है क्योंकि सिंगिंग, जिसे गायकी भी कहते हैं, इज मोर पॉपुलर अमंग द रीजन। इस म्यूजिक को सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग स्टाइल में परफॉर्म करने के लिए ही लिखा जाता था। आगे और फीचर हम बता सकते हैं कि 7.2 मिलियन राग्स हैं इसके अंदर और आज भी इसके अंदर से 300 यूज किए जाते हैं। अब फिर हम नेक्स्ट हम जो भी फेमस है कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर उनके नाम लिख सकते हैं। स्पेशली फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक पुरंदर दासा, और इसके अंदर ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक मतलब त्रिमूर्ति कह सकते हैं, वो किसे कहा जाता है? त्यागराजा श्याम शास्त्री मुथुस्वामी दीक्षितर। पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन प्लीज। और इस तरह से आंसर की मेन बॉडी पूरी होती है। आंसर को कंक्लूड करते हुए लिखेंगे, हमारे देश का म्यूजिक इस लेवल पर पहुंच चुका है जहां बहुत सारे जॉनरा अपने अपने प्योर फॉर्म में रिटेन कर रखे हैं और साथ में ही फ्यूजन फॉर्म्स भी मिल जाएंगे, मतलब मिक्स्ड फॉर्म्स। और अभी जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, हमें म्यूजिक के अंदर और भी चेंजेस देखने को मिलेंगे और भी कई तरह के जॉनरा का बर्थ होगा और स्टाइल्स का भी। इस तरह से इस आंसर को हम कंप्लीट कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं। कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग। जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है।
आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।